हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए बात करने वाले हैं आपसे एक्स ग्रुप के भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने लेके आते हैं हर रोज़ एक वीडियो जिसमें बात कर रहे हैं हम आजकल एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके एक बार विजिट करिए। आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एक्स ग्रुप के मैथमेटिक्स के लिए क्लियर। आपको कोई भी टॉपिक जो है समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस आपने बेहतरीन तरीके से बोर्ड पर क्लास दी है, आपके लिए पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। और ये दावे के साथ कह सकते हैं आपसे कि कोई भी क्वेश्चन आपका उससे अलग नहीं रहेगा। सिर्फ सभी क्वेश्चन वैसे आएंगे, आप नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर नहीं दिखेंगे। क्लियर। तो एक बार जाके देखिए, आपको मतलब कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है ना, आपको ईजिली आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये तो कुछ नहीं है, इतना यकीन मानिए। चलिएगा, आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सारे अपडेट्स आपको मिलें। क्लियर। तो मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, बात करने वाला हूं आपसे एक्स ग्रुप के फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। और आपको बता दूं, यहीं आपसे बोल देता कि इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए। अगर इसकी स्पीड मतलब घूर्णन गति और बढ़ जाए, जो प्रेजेंट में जो घूर्णन गति है अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? यहाँ पर आपका जो भार हो जाएगा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। मतलब ग्रेविटी एक तरह से क्या हो जाएगी? फिनिश खत्म हो जाएगी। क्लियर। तो ग्रेविटी जब पृथ्वी घूमना बंद करती है तो ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ती है। अगर ज़्यादा तेज घूमेगी तो ग्रेविटी क्या होगी? घटेगी। तो याद रखिएगा इस फिनोमिना को, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा? भार अधिक होगा। क्लियर। क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। भार क्या होता है? भार एक तरह से क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है। और ये क्या होता है? जी होता है यहाँ। जी का मतलब ग्रेविटी। जब ग्रेविटी में जब स्थिर हो जाएगी तो क्या होगी? वहाँ पे ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटी बढ़ेगा तो क्या है? फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा तो मतलब वजन बढ़ेगा। क्लियर। याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ग्रेविटी इसकी जीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जीरो हो जाएगी तो द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फोर्स क्या हो जाएगा? वहाँ पे जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं हवा में लहरेंगे, फिर हवा में दौड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है किसी पदार्थ का दाब घटाने पर उसका क्वथनांक होता है। भाई क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर दाब घटा दें तो? बताइए। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वथनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। कैसे 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 का देखो, अगर आपके यहाँ जैसे ज़मीन पर रहते हैं, अगर आप पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं तो आपने जैसे कि आपने कुकर में खाना बनाया, मतलब चावल पकाए, तो क्या है, आपने 2 सीटी में क्या हो गया? चावल पक गए। लेकिन आप जैसे ही कहाँ जाएंगे, ऊपर पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? वहाँ दबाव कम हो जाता है, प्रेशर क्या होता है वहाँ पे? कम हो जाता है। तो आपका क्या है, अभी तो यहाँ पे 2 सीटी में चावल पक रहे थे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर गए तो क्या हो गया? आपका जो चावल है 2 सीटी में नहीं पकेंगे, फिर 3 सीटी में पक रहे हैं। वो क्यों पक रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कहाँ तो आप 2 सीटियों में पका रहे थे, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मान के चलो इसका क्वथनांक क्या था? 100 डिग्री था, तो ऊपर जाके मतलब कम हो गया, जैसे 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो भाई जल्दी से उबल जाएगा पानी। यहाँ पे तो पानी 100 डिग्री पे उबल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे ही उबल गया। तो समझ पा रहे हैं ना कि दबाव घटा तो क्वथनांक भी क्या हो गया? घट गया। तो ऊपर पहाड़ी एरिया में चले गए तो क्या वो जल्दी से उबल जाएगा पानी। तो आप तो यही सोचेंगे कि भाई 2 सीटी मार दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ऊपर जाके जो प्रेशर है, प्रेशर कम हुआ है तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर। क्वथनांक कम होगा तो समझ लो कि यहाँ पे तो पक रहा था 100 सेंटीग्रेड पे और यहाँ पे पक गया वो 90 सेंटीग्रेड पे, तो जाहिर सी बात है कच्चा रह जाएगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को कि दबाव घटने पर क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा, कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोला है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान चालकों में होता है। बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़ी होगी आपने। क्या प्रभाव पड़ता है भाई? आपको ये पता होना चाहिए कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरीके से जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, तो भाई इसमें क्या होता है? इसमें धारा अलग अलग होती है, क्योंकि भाई सब में क्या होगी? धारा अलग अलग होगी, लेकिन वोल्ट था, लेकिन जो विभव होगा, विभवांतर कितना होगा? विभवांतर सभी में समान होगा। याद रखिएगा, जब श्रेणी क्रम के बारे में बात हो रही हो तो उल्टा होता है। यहाँ समांतर क्रम के बारे में बात हो रही है तो क्या है? विभव तो समान होगा लेकिन धारा अलग अलग होगी। लेकिन जब श्रेणी क्रम में बात हो रही होती क्या होता है? वहाँ पे धारा समान होती है और विभव क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर। वहाँ पे विभव अलग अलग होता है और धारा एक समान होती है। लेकिन यहाँ समांतर क्रम के बारे में बात कर रहा है तो भाई धारा भिन्न भिन्न होगी और विभव क्या होगा? एक समान होगा। क्लियर। याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न युग्मों में मात्रक और उनसे संबंधित पदार्थों कौन से गलत है। आप समझ सकते हैं भाई, बर्फ को लीटर में नहीं नापेंगे
क्योंकि गहराई को आप फैदा में नापते हैं और जवाहरात वगैरह जो होते हैं कैरेट में नापते हैं और रुई को गांठ में नापते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है यदि किसी देखो नक्षत्र की त्रिज्या, यदि किसी नक्षत्र की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान से आधे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से होगा। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण पर, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा बता सकते हैं। बताइए क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं भाई, आपको पता है जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर। आर क्या होता है, रेडियस एक तरह से, और एम आर स्क्वायर होता है नीचे, और एम क्या हो गया, एम द्रव्यमान हो गया। तो देख लीजिए उसने बोला है कि द्रव्यमान का क्या कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ, त्रिज्या का भी क्या कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ। तो कर लीजिए भाई द्रव्यमान का आधा, तो जी एम का आधा, एम का आधा करेंगे तो नीचे आएगा एक तरह से, और आर स्क्वायर, तो आर का भी क्या कर रहा हूँ मैं, आधा कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर करूँगा। तो देखिए क्या निकल के आएगा, तो जी इक्वल टू निकल के आएगा यहाँ तो जी एम, और नीचे देखो ये क्या बनेगा, आर का स्क्वायर रहेगा नीचे, आर का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या 2 दे रखा है, 2 से काटा हमने 2 को, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे बोला त्रिज्या और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का क्या है, आधा। तो द्रव्यमान का आधा कर दिया भैया, पृथ्वी की त्रिज्या का क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए भाई गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा अब। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका, तो आपका 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कैसे हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एम का आधा मतलब मास का आधा किया, और त्रिज्या का आधा किया उसने, क्योंकि उसने बोला है त्रिज्या का आधा करेंगे तो क्या आएगा, जी एम अपॉन, यहाँ देखिएगा 2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा था, 2 से काटा 2, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पहले क्या था, जी इक्वल टू क्या था, कैपिटल जी मतलब स्मॉल जी इक्वल टू क्या था, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर था। तो अब यहाँ पे पुट करूँ क्या आएगा, 2g। मतलब अगर आपने द्रव्यमान को आधा कर दिया और उसकी जो त्रिज्या है उसको भी आधा कर दिया, तो आप देख सकते हैं आपका जो ग्रेविटी होगी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व की बीमा क्या है। देखो बीमा आपसे पूछ रहा है, स्वप्रेरकत्व की क्या बीमा होगी। देखिएगा बहुत ही मतलब तो बोल सकते हैं ये बीमा जो पूछी है इसमें टफ पूछी है, मतलब इसका लेवल बोल सकते हैं ये टफ लेवल में पूछी है आपसे जो बीमा पूछी है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका यहाँ करेक्ट होगा। याद ही करनी पड़ेगी गाइज, क्योंकि इसको आपका मात्रक पता है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर। पानी का घनत्व होता है, बताइए भाई पानी का घनत्व क्या होता है। पानी का घनत्व क्या होता है, पानी का घनत्व होता है 10⁻³ अपॉन kg अपॉन मीटर क्यूब, ये होता है आपका पानी का घनत्व। क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है इसने 2.0, और आपसे पूछ रहा है प्रकाश की चाल क्या होती है हीरे के अंदर। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोल सकते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है हीरे के अंदर, हीरे के अंदर कौन सी होती है चाल, बताइए। मैंने बहुत सारी चाल आपके सामने लिखाई थी, जब आपके सामने जब प्रकाश पढ़ाया था तो वहाँ पर चालों के बारे में बात की थी, मैंने डिस्कस किया था। बताइए। तो यहाँ पे आपको अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो अपवर्तनांक होता है क्या, पहले देखिए। अपवर्तनांक होता है, ऊपर होता है हवा में चाल, मतलब हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है प्रकाश, मतलब वैसे सिंपली पूछा जाए कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है, वैसे होती है आपकी 2.25 या 24 के करीब × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है। इस तरीके से निकाल सकते हैं अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है 2 दे रखा है, उसने 2 ले रखा है। वैसे तो अपवर्तनांक क्या होता है 2.42 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे 2 लेके चलेंगे। तो हमें पता है भाई प्रकाश की चाल हवा में ये होती है, इसकी हमें ज्ञात करनी है किसकी, कि प्रकाश की चाल डायमंड में कितनी की होती है। ठीक है। क्लियर। डायमंड में कितनी की होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा इस तरीके से, और 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है 10 या 8 होना चाहिए पावर में, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है अपसारी लेंस का। देखो अपसारी लेंस जो है उत्पन्न करता है, बताइए अपसारी लेंस। पहले ये बताओ अपसारी लेंस होता कौन सा लेंस है, कन्फ्यूज इसी में रहते हैं। अपसारी होता है, एक अपसारी होता है। अभिसारी और अपसारी में अंतर होता है, बताइए क्या अंतर होता है, बताइए। यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, आभासी। आभासी कब बनाता है भाई, कौन सा लेंस हो गया, लेंस के बारे में बात कर रहा है तो कौन सा लेंस है ये अवतल लेंस को दिखा रहा है। अपसारी मतलब
अवतल लेंस। क्लियर। तो देख सकते हैं ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगर नेक्स्ट आपसे बोल रहा है पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दें तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए भाई। बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है 2πL/G। ये होता है जब आप पेंडुलम की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब इसकी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है T=, ठीक है, याद रखिएगा ये होता है। तो आप बताइए जब इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, बताइए। अब तो बता सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो भैया इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, क्योंकि L क्या है, इस प्रोपोर्शनल में है किसके, T के। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का प्रमाण, बताइए भाई। बोले आपसे कि प्रकाश तरंगें क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं, तो बताइए क्या कारण है। क्योंकि अनुप्रस्थ की मैंने आपको बताया था कि एक बार पहली वीडियो थी इसमें, जो मैं पहली वीडियो डाली थी इससे पहले, तो उसमें बात की थी आपसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। भाई ऐसी तरंग जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो वो अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाएगी, जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। तो आपको पता है भाई प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो प्रकाश क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाता है। तो अनुप्रस्थ होने का कारण क्या है इसमें बताइए, कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे किसमें करेक्ट होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या है, ध्रुवण होता है। इसमें क्या होता है, ध्रुवण। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपसे ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है भाई, बताइए। तरंग दैर्घ्य को किस में नापते हैं, लैम्बडा में नापते हैं। आप बताइए भाई किस में नापेंगे, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य को किस में नापते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है एक तरह से, क्या होती है, लंबाई होती है, क्या होती है, एक तरह से लंबाई होती है। बताइए इसका मात्रा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड तो हो नहीं सकता। देखो तरंग दैर्घ्य आपसे पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य लैम्बडा पूछ रहा है। तरंग दैर्घ्य तो हम क्या बोलते हैं, या तो दो सुरंग मतलब इस तरीके से मान के चलो, जैसे ये दे रखा है और यहाँ से जैसे इस तरीके से, तो दो सुरंग या फिर दो गर्त, मतलब नीचे की तरफ जा रहा दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसको किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं भाई। सेकंड तो होना ही नहीं चाहिए, इसके साथ मीटर होना चाहिए केवल। चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा है एक किरण समतल दर्पण पर धरातल से कितने डिग्री का कोण बना रही है, आपके सामने दे रखा है, आपके सामने 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतित होती है 35 डिग्री के टेम्परेचर क्या हो रही है, सॉरी 35 डिग्री के एंगल पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है परावर्तन कोण क्या होगा, इसका परावर्तित कोण क्या होगा, बताइए भाई। कोई समतल दर्पण है, सीधा सीधा समझिए इस तरीके से, समतल दर्पण है, यूँ टकराई और यूँ जा रही है, और धरातल से क्या 35 डिग्री। और आपको पता है यहाँ क्या होगा, नॉर्म होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। जब ये धरातल से कितने डिग्री का बना रही है, 35 डिग्री का। तो बताइए टोटल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये कितने का बचा, बताइए कितने का बचा हुआ है, ये बचेगा आपका 55 का। जब ये 55 का है तो आपसे पूछ रहा है भाई बताइए जो परावर्तित कोण है, परावर्तन कोण होगा, या आप बोले आपसे परिवर्तित कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, बताइए। अब तो लगा सकते हैं आप, स्नेल लॉ आपने पढ़ा है ना अच्छी तरह से, बताइए। अब नहीं बता तो भाई समझ लो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। मतलब भाई जब ये पता है आपको एक एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जो एंगल 55 का है तो ये भी एंगल क्या होगा, 55 का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बताइए कहाँ होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक होगा, वायु में अधिक होगा, या प्रकाश में अधिक होगा, सॉरी पानी में अधिक होगा, या फिर कांच के अंदर अधिक होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पता है भाई निर्वात में अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है जो टक्कर में तो कोई फर्क पड़े प्रकाश पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, बताइए भाई। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किस पर निर्भर नहीं करता, आपको पता है ना, G= क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। और M क्या है, आपको पता है, मास और पृथ्वी का मास है, और R क्या है, यहाँ पे रेडियस है, और G क्या है, स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो आपसे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, मतलब F है, ये F। क्लियर, समझ पा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में F m1 इस तरीके से दे रखा है, F m, और ये M क्या है, स्मॉल m, ये वस्तु का, कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान, और नीचे क्या देखा है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब वस्तु की और पृथ्वी की सतह से। क्लियर। तो आप बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, या पृथ्वी की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, या पृथ्वी के द्रव्यमान पर नहीं करेगा, या वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा, बताइए। आराम से बता सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है भाई, बताइए।
आपको याद रखना है हमेशा कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ना उस पर कभी भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि भाई इसके सामने क्या नगण्य होता है, ये बहुत नगण्य होता है। क्या होता है? निम्न, बहुत नगण्य होता है पृथ्वी के सामने, पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने। तो आप बोलेंगे हमेशा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करता। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हिसाब से बोल रहा है 40 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जुड़ रहा है। भाई बताइए पृथ्वी गमन या गुजरने वाली धारा, आराम से बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। देखो 40 वाट और आपके सामने दे रखी वोल्टता ये दे रखी है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सीधा पूछ रहा है धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, P बराबर I बराबर होता है P/V। P मतलब पावर है यहाँ पे 40 और वोल्ट का क्या है यहाँ पे वोल्टेज क्या दे रखी है 200, इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/5 और 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.2। आई बराबर आया 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर कार्यरत त्वरण दोनों को दोगुना कर दिया जाए, दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो कार्यरत बल क्या होगा। देखिए आपसे द्रव्यमान और कार्यरत त्वरण के बारे में पूछ रहा है, तो भाई बताइए क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है ना, आपने पढ़ा एक कंडीशन क्या पढ़ी है। देखिए आपने ये पढ़ा है F इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है F इक्वल टू होता है ma। तो भाई मास को दोगुना कर रहा है, ठीक है, और त्वरण को भी क्या कर रहा है दोगुना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा ना, 4 गुना, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। आपसे बल के बारे में बात कर रहा है, आपसे सीधा सीधा कहा था वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु उस पर कार्यरत त्वरण दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा, बल भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आप देख सकते हैं, निकाल सकते थे। नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है कि रेगिस्तान में मिराज, आपने देखा ना रेगिस्तान में जो मिराज का क्या मतलब होता है, मिराज किस प्रक्रिया के कारण दिखता है। मिराज का मतलब ये होता है जैसे कोई पेड़ है, बहुत दूर पेड़ है, रेगिस्तान में क्या होता है जैसे बहुत दूर पेड़ होता है तो पेड़ की जो छाया होती है ना ऐसी लगती है, मतलब वो पेड़ जो है, पेड़ जो वहाँ रेत पड़ा रहता है, रेत के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि उसकी परछाई नीचे, जैसे पानी के अंदर परछाई नजर आती है ना, इस तरीके से नजर आता है पेड़ नीचे एक तरफ। एक सिंपल पेड़ खड़ा हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है, इस तरीके से ये पेड़ खड़ा है और यहाँ से आप आ रहे हो कहीं से, इधर से कोई बालक खड़ा है, मतलब आप देख रहे हो इधर से, मान लो इस तरीके से देख रहे हो, तो आप देख रहे हो तो आप देखेंगे नीचे क्या परछाई देखोगे, पेड़ की क्या परछाई दिखेगी आपको, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पानी है, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी होता नहीं है। तो ये कारण जो ये होता है ना, ये प्रक्रिया होती है, किसके कारण होती है, ऐसा होता किस लिए है, ये आपसे क्वेश्चन किया है, बताइए ऐसा क्यों होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका नहीं दे रखा। नेक्स्ट देखिएगा, हिसाब से बोल रहा है रेडियो एक्टिवता का मात्रा क्या होता है, क्यूरी से नापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप यहाँ भी देख लीजिए, हर्ट क्या होता है, हर्ट्स क्या होता है, हर्ट्स होता है आपका गाइस जो कि आवृत्ति को नापने के लिए होता है। वॉट क्या होता है, शक्ति को नापने के लिए होता है। वोल्ट क्या होता है, विभव को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है दिए गए द्रव्यमान का संवेग 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा हो जाएगा। बताइए भाई संवेग को 4 गुना कर रहा है, तो आपने पढ़ा है ना, आपने क्या पढ़ा है, के ई इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो आपने पढ़ा होगा 1/2 mv²। तो मैं अगर m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ और ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए, p संवेग इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ क्या पुट कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आया, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या वो होता है, संबंध होता है p² होता है 2m। अब आपसे बोल रहा है कि इसके त्वरण इसके जो संवेग है, संवेग को 4 गुना कर रहा हूँ, तो कर दो भाई, इसकी जगह p की जगह 4p पुट कर दो, तो क्या आएगा 16p² और यहाँ जाएगा 2m। और ये क्या था, p²/2m क्या था, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। जब आपने पोटेंशियल को क्या किया, जो आपके सामने दे रखा है यहाँ पे, जो संवेग है, संवेग को 4 गुना किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 16 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट होगा। तो होप्स तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो क्लिक, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।